Hello everyone. Today we are going to study from the diary of Anne Frank, chapter number 4. So, ये जो कहानी है वो है एन फ्रैंक के बारे में। एन फ्रैंक एक जूइश लड़की थी जो जो नाजी के कंसंट्रेशन कैंप्स थे उससे बचना चाहती थी। तो हम इस स्टोरी का सबसे पहले बैकग्राउंड देख लेंगे। ओके, सो ये है वर्ल्ड वॉर टू एंड दी होलोकास्ट। ओके, तो ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद की बात है कि वर्ल्ड वॉर टू में दो साइड्स हुआ करते थे, एक एलाइज और एक एक्सिस पावर्स। तो एलाइज में कौन थे? यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड किंगडम भी था। और इनके अगेंस्ट में थे एक्सिस पावर्स जो थे जर्मनी, इटली, जापान वगैरह। तो जो ये एक्सिस पावर थे वो हार गए थे। पर ये जो वर्ल्ड वॉर टू था ये शुरू क्यों हुआ? ये शुरू इसलिए हुआ क्योंकि जो हिटलर है उसको अपना जर्मनी, उसके अंडर जर्मनी था पर उसको अपनी पावर बढ़ानी थी, तो उसने पोलैंड पे अटैक किया। फिर वहाँ से वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुआ। देखो, वर्ल्ड वॉर टू 1939 से 1945 was a global conflict involving major world powers, primarily the Allies led by United States, the Soviet Union and the United Kingdom, against the Axis powers led by Germany, Italy and Japan। देखो, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो मैं आपको बस बैकग्राउंड बताने के लिए ये चीज़ बता रही हूँ। ये चीज़ आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ये वर्ल्ड वॉर टू और हॉलोकास्ट क्या होता है, ठीक है। The Holocaust was a devastating aspect of World War II, during which the Nazi Germany systematically targeted and exterminated millions of Jews as well as the other groups of people considered undesirable. This including Roman people, disabled individuals, Poles, Soviet prisoners, and political dissenters. Approximately 6 million Jews were murdered in concentration camps, ghettos, and mass execution. The Holocaust remains one of the history's darkest chapters, symbolizing the horrific consequences of unchecked hate and prejudice. Okay. तो यहाँ हमें क्या बताया जा रहा है कि होलोकास्ट मतलब कि जो जर्मनी था जो कि हिटलर के अंडर था, उसने बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाए थे जहाँ लोगों को वो मारते थे। और उसका जो मेन टारगेट थे वो थे जूइश पीपल। और यहाँ एक वर्ड आया है पॉलिटिकल डिसेंटर्स। ओके, एक वर्ड आया है पॉलिटिकल डिसेंटर्स, ये डिसेंटर्स। ओके, डिसेंटर्स। ओके, तो डिसेंटर का मीनिंग होता है कि जो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ जाते हैं, जो क्रिटिसाइज करते हैं। द पीपल हु डिसएग्री और अपोज एन ऑफिशियल और कॉमनली एक्सेप्टेड ओपिनियन, पॉलिसी और अथॉरिटी, तो उसको बोलेंगे डिसेंटर्स। पॉलिश लोग भी थे, दूसरे कंट्री के लोग भी अगर आए थे एज अ रेफ्यूजी वगैरह तो उनको भी मार देते थे। तो ये हो गया होलोकास्ट की बात। अब सिग्निफिकेंस ऑफ एन फ्रैंक्स डायरी, हम ये एन फ्रैंक की डायरी पढ़ रहे हैं तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है? उसका मेन सिग्निफिकेंस ये है कि ये लिखा कब था? ये वर्ल्ड वॉर के बाद लिखा था, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के। ओके, एन फ्रैंक्स डायरी, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट ऑफर्स अ डीपली पर्सनल अकाउंट ऑफ अ जूइश गर्ल हाइडिंग फ्रॉम अ नाजी persecution. Written during the family's time in hiding, her diary shares daily experiences, fears, and hopes. Anne's words give a voice to millions of Holocaust victims, especially young people, showing that each lost life had dreams, relationships, and potential. Her diary has been translated worldwide, reminding readers
of the importance of tolerance, resilience and empathy, making it a universal symbol against oppression. हाँ ठीक है, तो एन फ्रैंक्स डायरी में हम से हमें ये सीखने को मिलता है कि कितना भी वक्त बुरा हो हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और हमें हंसते रहना चाहिए, चीज़ें ठीक हो ही जाएगी ओवर टाइम। तो ये हमको सीखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट अपने चैप्टर की तरफ जाएंगे। ओके, सो बिफोर यू रीड, Anneliese Marie Anne Frank, 12 June 1929 to February March 1945, was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany, but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. अच्छा, तो क्या हो गया कि ये एम्स्टरडैम की थी मेन, नहीं, ये जर्मनी की थी। और जब जब हिटलर कंसंट्रेशन कैंप बनाने लगा और ऐसे ऑपरेस करने लगा जूइश पीपल को, तो इनकी फैमिली एम्स्टरडैम में आ गई थी। ओके, हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टरडैम after the Nazis gained power in Germany, but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. पर एम्स्टरडैम जो है वो नीदरलैंड की कैपिटल है, पर फिर नीदरलैंड में भी हिटलर का राज शुरू होने लगा, वहाँ भी वो परसिक्यूशन करने लगा। As persecution against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. तो उसके पापा के ऑफिस बिल्डिंग में वो छुपा करते थे। After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to concentration camp system where Anne died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank. Her father, हाँ, within days of her sister Margot Frank, हाँ, तो उनके साथ किसी ने धोखा किया, किसी ने बता दिया था कि ये जो लोग हैं ये इधर छुपे हैं, और उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में उसको रखा गया था और फिर उसकी डेथ हो गई थी ये टाइफस नाम की बीमारी से। ओके, तो टाइफस एक बीमारी है, देखो इधर लिखा है मैंने, टाइफस एन इन्फेक्शियस डिसीज दैट कॉजेज फीवर, हेडेक एंड रैश, ऑफन फेटल इफ अनट्रीटेड। तो टाइफस की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। Her father Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved. Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name of Diary of a Young Girl. Okay, तो फिर सबकी डेथ हो गई उसके फैमिली में, बस उसके पापा ही बचे थे। तो वो पापा ने डिसाइड किया कि मैं वापस जाता हूँ, और जब वो वापस जाते हैं अपने घर एम्स्टरडैम में, तो वहाँ वो देखते हैं कि उसकी डायरी अभी भी वहाँ सेफली रखी हुई थी। तो उनको लगा कि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड हो सकता है, उसने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी होगी उसमें, तो मैं इस चीज़ को पब्लिश करता हूँ विद द नेम ऑफ डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। कितना अच्छा डिसीजन लिया उन्होंने। अगर उन्होंने ये डिसीजन नहीं लिया रहता तो हमारे पास इतना अच्छा लिटरेचर नहीं रहता उस टाइम का। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1st August 1944. It was eventually translated from its original Dutch into many languages. Originally किस में लिखी गई थी वो डच लैंग्वेज में, और languages and became one of the world's most widely read books. There have also been several films, television and theatrical productions, and even an opera based on the diary. Described as the work of a mature, insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of Holocaust victims. तो हाँ, उसने अपने लाइफ के बारे में लिखा था, और उसको जो डायरी थी उसका नाम उसने किटी रखा था। वो उसको उसके 13th बर्थडे पे गिफ्ट की गई थी, और उसकी जो फर्स्ट एंट्री थी वो 12 जून 1942 की थी, और लास्ट एंट्री 1 अगस्त 1944 की। और फर्स्ट एंट्री 12 जून 1942 की थी और लास्ट एंट्री 1 अगस्त 1944 की थी। ओके,
सो हम अब लेसन पढ़ना शुरू करते हैं। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. Okay, oh well, it doesn't matter. I feel like writing, and I have even an greater need to get all kinds of things off my chest. अच्छा, तो यहाँ म्यूजिंग ये वर्ड आया है, म्यूजिंग। ओके, तो लिख लो। म्यूजिंग का मीनिंग होता है थिंकिंग। म्यूजिंग का मतलब थिंकिंग या थॉट्स, थिंकिंग या थॉट्स की। वो कहती है कि मैंने इससे पहले कभी डायरी नहीं लिखी, मैंने कुछ लिखा नहीं है इससे पहले, ये पहली बार मैं लिखने वाली हूँ। और मुझे नहीं लगता कि बाद में कभी ऐसा होगा कि मेरी डायरी कोई पढ़ेगा या किसी को इंटरेस्ट होगा कि एक 13 साल की बच्ची क्या सोचती है, मतलब वही म्यूजिक क्या सोचती है, उसके क्या विचार है, वो जानने में कोई इंटरेस्टेड होगा। तो इसलिए कोई बात नहीं, पर तभी भी अब मुझे लिखने की इच्छा हो रही है तो मैं लिखूंगी। और वैसे भी मुझे अपने ऊपर जो बोझ है, मुझे जो मेरी जो फीलिंग्स है, बस वो एक्सप्रेस करना है। कोई पढ़े या ना पढ़े कोई बात नहीं, किसी को परवाह हो ना हो कोई बात नहीं। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। वाह, कितनी अच्छी बात बोली है इसने। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। ऐसा उसने क्यों बोला है? क्योंकि जो लोग हैं, अगर हम किसी को अपना दुख, अपनी परेशानियाँ कुछ बताएंगे तो शायद वो पर्सन सुने ना सुने, चिढ़ जाए, बोर हो जाए, ध्यान ना दे। पर अगर हम पेपर पे लिख रहे हैं तो हमारा मन भी हल्का होता है, और हमें पता है कि अगर हम पेपर पे लिख रहे हैं तो वो हमें कभी धोखा नहीं देगा, वो हमें कभी दगा नहीं देगा। पर अगर हम लोगों को अपने सीक्रेट बताएंगे, अपनी पर्सनल चीज़ें बताएंगे, तो लोग दूसरों को जाकर बता देते हैं। हम लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, पर हम पेपर पर ट्रस्ट कर सकते हैं। लोगों में पेशेंस नहीं रहता है, पर पेपर में पेशेंस रहता है। I thought on this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and I was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, okay, wondering whether to stay in or go out. I finally stayed where I was brooding. Yes, paper does have more patience. ठीक है। अच्छा, तो ब्रूडिंग का क्या मीनिंग होता है? ब्रूडिंग का मतलब होता है हैविंग डीप थॉट। देखो यहाँ है ब्रूडिंग। ब्रूडिंग मतलब हैविंग डीप थॉट। Yes, paper does have more patience. And since I'm not planning to let anyone else read this stiff back notebook grandly referred to as diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. तो ये कहती है कि मुझे लाइफ में जब सच्चा दोस्त मिलेगा या सच्ची सहेली मिलेगी तभी मैं मेरी डायरी किसी को दिखाऊंगी। नहीं तो मुझे बिल्कुल मेरी डायरी किसी को नहीं दिखानी है, मुझे एकदम पर्सनल प्राइवेट रखना है जो भी है मेरा। तो नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। आई डोंट हैव अ फ्रेंड। अच्छा, तो मैं डायरी क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है, ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिससे मैं बातें शेयर कर सकूँ, जिससे बातें बता सकूँ, इसलिए मैं ये डायरी लिख रही हूँ। ऐसा कौन बोलती है? अपनी एन फ्रैंक। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old is completely alone in the world. I am not. I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people
I can call friends. I have a family, loving aunts, and a good home. No, on the surface, I seem to have everything except my one true friend. ठीक है, हाईलाइट कर देते हैं इसको. All I think about when I'm with friends is having a good time. I can bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. तो वो कहती है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वैसे तो, और मेरी एक अच्छी लविंग फैमिली है, और मेरी बड़ी बहन है, बहुत अच्छे पापा है, बहुत अच्छी मम्मी है, मेरे आंट जो भी है, बुआ, बड़ी मम्मी, चाची, मामी जो भी है, सब बहुत अच्छे हैं, और मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ. मेरे पास एक अच्छा घर है, खाने को खाना है, हर चीज़ है मेरे पास, और बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं दोस्त कह सकती हूँ. पर सिर्फ एक ही चीज़ मिसिंग है लाइफ में, जो कि है एक सच्चा दोस्त. एक सच्चा दोस्त जिस पे मैं बिलीव करूँ, एक सच्चा दोस्त जिससे मैं बातें शेयर करूँ, एक सच्चा दोस्त जिसे मैं अपने दिल की बात कह सकूँ. सो यस. और ठीक है, तो यहाँ एक शब्द आया है कन्फाइड. ओके, कन्फाइड. तो कन्फाइड का मीनिंग होता है टू, हाँ, शेयर पर्सनल थिंग. कन्फाइड का मीनिंग होता है टू शेयर पर्सनल थिंग्स. टू शेयर पर्सनल थिंग. तो हाँ, वो कहती है कि कभी मैं दोस्तों के साथ जाती हूँ, इंजॉय तो करती हूँ, पर हम जिस टॉपिक पे बात करते हैं, मैं जिस टॉपिक पे बात करती हूँ उन्हें इंटरेस्टिंग नहीं लगता, और वो जिस टॉपिक पे बात करते हैं मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगता. तो हाँ, यही प्रॉब्लम है, इसलिए हम क्लोज़ नहीं होते. इसलिए अब मैं जो भी शेयर करूँगी, मैं सिर्फ मेरी डायरी से ही शेयर करूँगी. टू इनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन I don't want to jot down the facts in the diary the way most people do, but I want the diary to be my friend, and I'm going to call this friend Kitty. Now this is very important, okay? कि डायरी का नाम क्या रखा आपने? NFN ने. इट इज किटी. डायरी का नेम है किटी. सो उसने कहा कि ये मेरी नई दोस्त है, मैं इसे हर चीज़ शेयर करूँगी. Since no one would understand a word of my stories to Kitty, if I were to plunge right in, I'd better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. अच्छा, तो अगर मैं डायरेक्ट अपनी कहानियाँ लिखना शुरू करूँगी तो किसी को कोई समझेगा नहीं, पर अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगी तो समझ में आ जाएगा. हालांकि मुझे मेरे लाइफ का बैकग्राउंड देना उतना पसंद नहीं है, ऐसा वो बोलती है. My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926, and I was born on 12 June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. My father immigrated to Holland in 1933. My mother Edith Hollander Frank went with him to Holland in September, while Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. ओके, तो ये सबसे पहले अपने डायरी को अपना बैकग्राउंड बताती है कि मेरे पापा इस दुनिया के बहुत अच्छे पापा हैं, और मेरी मम्मी इस दुनिया की बहुत अच्छी मम्मी है. मेरी मम्मी 25 की थी और पापा 36 के थे, तब दोनों ने शादी कर ली. और मेरी जो सिस्टर है मार्गोट, उसका बर्थ हुआ था 1926 में, और मेरा बर्थ हुआ 1929 में. मेरी बहन मुझसे 3 साल बड़ी है, और मैं 4 साल की होने तक और मेरी बहन 7 साल की होने तक हम फ्रैंकफर्ट में ही रहे, क्योंकि हम दोनों का जन्म फ्रैंकफर्ट में ही हुआ, जो जर्मनी में है. और मेरे जो पापा है वो हॉलैंड गए 1933 में, और जो मेरी मम्मी थी वो भी उनके साथ गई हॉलैंड में, और मुझे और मेरी बहन को अपनी दादी के यहाँ छोड़ दिया आचेन में. Margot went to Holland in December and I followed in February, when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot.
तो उसकी बहन का बर्थडे फरवरी में था, तो उसकी बहन तो पहले दिसंबर में ही चली गई थी और उसका बर्थडे मतलब एन की बड़ी बहन का बर्थडे फरवरी में था, तो उनके लिए एज अ गिफ्ट एन को ले गए थे फरवरी में। आई स्टेड राइट अवे at the Montessori nursery school. I stayed there till I was 6, at which time I started in the first form. In the sixth form, my teacher was Miss Cuperus, the headmistress. At the end year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. ओके तो वो अपने स्कूल लाइफ के बारे में बताती है कि बचपन में मैं मॉन्टेसरी स्कूल में ही थी, 6 साल की होने तक मैं उधर ही थी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड से सिक्स मतलब पूरा मैंने एजुकेशन वहीं से कंप्लीट किया, स्कूलिंग जो थी मेरी। और एक जब सिक्स्थ फॉर्म मतलब जब मैं सिक्स्थ क्लास में थी तब एक हेड मिस्ट्रेस मेरी टीचर थी जो थी मिसेस क्यूपरस मिसेस क्यूपरस। और फिर हम फेयरवेल में वो भी बहुत रोई थी और मैं भी बहुत रोई थी। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, सो माई बर्थडे पास्ट विथ लिटिल सेलिब्रेशन। Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and I still love her. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other and grandma's candle was lit along with the rest. तो क्या हो गया कि 1941 में उसकी दादी जी की तबीयत ख़राब हो गई और फिर एन फ्रैंक का बर्थडे था तो वो भी कुछ ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं किए। फिर उसके ग्रैंड माँ की डेथ हो गई 1942 में। और वो जब ये डायरी लिखती है तब वो ऐसा लिखती है एन फ्रैंक कि वो तब भी दादी को याद करती थी, बहुत मिस करती थी। और उसके बर्थडे में उसके ग्रैंड माँ के नाम के भी और एक कैंडल जलाए थे। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। तो वो कहती है कि मुझे बस यही पता है कि हम सब लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, हम सब लाइफ में बहुत फोकस्ड है, बहुत अच्छे हैं एंड इसलिए ये मैं डायरी लिख रही हूँ 20 जून 1942 को। और ठीक है, तो अब देखो यहाँ एक वर्ड आया है सोलेम। तो यहाँ सोलेम का मीनिंग होता है सीरियस एंड अर्नेस्ट इन बिहेवियर, कि जो सीरियस है और वो बहुत ही डेडिकेशन से लिख रहा है कोई डायरी या कुछ, तो उसको बोलेंगे हम सोलम डेडिकेशन, सोलम। ओके, सो वो लिखना शुरू करती है। डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move off the next form and who will be kept back. Half the class is making bets. GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us. तो वो कहती है कि मीटिंग आने वाली है जिसमें टीचर्स डिसाइड करते हैं कि कौन आगे की क्लास में जाएगा। तो ये जो मीटिंग है इसके लिए सब बहुत ही डरे हुए हैं। क्वेकिंग इन इट्स बूट्स मतलब कि शेकिंग विथ फियर एंड नर्वसनेस, कि सब बहुत डरे हुए हैं और सबको बहुत नर्वसनेस फील हो रहा है कि आगे आगे की क्लास में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। ओके, हाफ ऑफ द क्लास Half of the class makes bets. GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jackers, who have staked their entire holiday savings on their bet. From morning to night, it's you are going to pass. No, I am not. Yes, you are. I am not going to pass. Even G's pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth. तो क्लास के दो लड़के हैं, वो बेट लगा रहे हैं कि तुम पास हो जाओगे, तो फिर वो बोलते हैं नहीं मैं पास नहीं होगा। किसी को खुद पे ट्रस्ट ही नहीं है कि वो आगे की क्लास में चले जाएंगे। तो ऐसा माहौल है, बहुत डर का माहौल है।
But I'm not worried about my girlfriends and myself. We'll make it. The only subject I'm not sure. The The only subject I'm not sure about is maths. Anyway, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Keesing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talk too much. After several warnings, he assigned me extra homework, an essay on the subject, a chatterbox. A chatterbox. When what can you write about that? I'd worry about that later, I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. Okay, तो एन फ्रैंक बोल रही थी कि मुझे बिल्कुल अपने और मेरे फ्रेंड्स की टेंशन नहीं है। मुझे पता है कि हम तो पास हो ही जाएंगे, हम तो कर ही लेंगे, पर मुझे बस मैथ्स की टेंशन आ रही है क्योंकि मैथ्स के सर मुझे उतना पसंद नहीं करते क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हूँ, और इसलिए उन्होंने एज अ पनिशमेंट मुझे एक्स्ट्रा का होमवर्क दिया है और उन्होंने मुझे ऐसे लिखने को दिया है ऑन द टॉपिक चैटर बॉक्स। अब इस टॉपिक पे मैं क्या लिखूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर ये मैं बाद में देखूँगी, ठीक है। तो इतना वो कहती है। That evening, I had finished the rest of my homework. The note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. I thought, and suddenly I had an idea. I wrote 3 pages. Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. I argued that talking is the student's trait and that I would do my best to keep it under control, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and if there's not much you can do about inherited trait. तो ये जो चैटर बॉक्स वाला ऐसे था, इसमें मतलब इसमें एन फ्रैंक ने लिखा कि हमारे लिए बात करना कितना इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने लिखा कि मेरी मम्मी भी बहुत बातें करती है, इसलिए मैं भी बहुत बातें करती हूँ, और कोई भी स्टूडेंट तो बात करेगा ही ना, कोई बात करेगा, कम्युनिकेट करेगा टीचर के साथ, अपने डाउट बताएगा, और वैसे भी मेरी मम्मी इतनी ज़्यादा बात करती है, इसलिए मैं भी इतनी ज़्यादा बात करती हूँ। तो इसमें इनहेरिटेड जो ट्रेट्स है जो हमें अपने पेरेंट्स से मिले हुए हैं उसके बारे में हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। और जब मिस्टर कीजिंग ने ये ऐसे देखा तो वो बहुत हंसने लगे। ओके, तो हम अब आगे का देखते हैं। Mr. Keesing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. This time it was supposed to be on an incurable chatterbox. I handed it in, and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the 3rd lesson, he'd finally had enough, and Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled Quack Quack, said Mistress Chatterbox. हाँ, तो ऐसे ही हर बार होता रहा कि जब वो क्लास में ज़्यादा बात करती थी तो सर उसको ऐसे लिखने को देते थे, कभी चैटर बॉक्स इस टॉपिक पे, कभी एन इनकरेबल चैटर बॉक्स, कभी इनकरेबल चैटर बॉक्स पे, कभी क्वैक क्वैक सेड मिस्टर चैटर बॉक्स पे, तो वही देते थे। द क्लास रोड मतलब laugh. I had to laugh too, though I was nearly exhausted by ingenuity on the topic of chatterboxes. It was the time to come up with something else, something original. My friend San, who's good at poetry, offered to help me write the essay from the beginning to end in verse, and I jumped for joy. And Keesing was trying to play a joke on me with his ridiculous subject, but I'd make sure the joke was on him. अच्छा, तो हर बार उसको सोचना पड़ता था कि अरे इस बार मैं नया क्या लिखूँ, इस बार मैं नया क्या करूँ, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था उसको कि वो क्या करे, क्या लिखे। ओके, तो उसकी फ्रेंड ने भी उसको मदद की, एंड वो जो फ्रेंड थी जिसका नाम सैन था वो पोइट्री लिखने में भी बहुत अच्छी थी,
और उसने उसको हेल्प की ऐसे लिखने में। एंड मिस्टर कीसिंग मजाक कर रहे थे एन के साथ, बट एन वांटेड टू मेक श्योर कि मजाक उनके ऊपर हो, इसके ऊपर नहीं। I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Keesing took the joke right away. हाँ, तो वो जो पोएम थी वो बहुत ही अच्छी थी। उसमें एक मदर डक थी और फादर स्वान था। स्वान मतलब हंस, ओके, विथ 3 डकलिंग्स हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक टू मच। मतलब जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे, क्वैक 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 क्वैक। तो उनके फादर ने उनको बहुत काटा, बहुत काटा, बहुत पीटा। पर फिर जो मिस्टर कीसिंग थे उनको वो जोक समझ में आ गया। He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. Since I have been allowed to talk and I haven't been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Keesing always making jokes these days. Yours, Anne. तो एन ने ये छोटा सा किस्सा लिखा है कि ये ऐसे 2-3 बार हो गया कि सर ने उसको बोले कि ऐसे लिखो क्योंकि तुम ज़्यादा बोलती हो, तुम बहुत टॉकेटिव हो, तो ऐसे लिख के आओ। तो जब लास्ट टाइम उसने ये ऐसे लिखा जिसमें उसकी फ्रेंड ने मदद किया था, एक पोएट्री लिखी थी जिसमें ऐसा लिखा था कि एक मदर डक है और फादर स्वान है। वो फादर अपने बच्चों को बहुत मारता है जस्ट बिकॉज उसके बच्चे बहुत ज़्यादा क्वैक 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 करते हैं। तो इससे मिस्टर कीसिंग को भी ये चीज़ समझ में आ गई, क्योंकि आफ्टर ऑल वो डक है, हम उनको क्वैक क्वैक करने से तो नहीं रोक सकते। सिमिलरली बच्चे हैं, हम उनको बात करने से तो नहीं रोक सकते। तो उसके बाद से उन्होंने कभी उसको एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया। और ऑन द कॉन्ट्ररी वो खुद ही बहुत जोक मारते रहते क्लास में। कभी मुझे डांटते नहीं कुछ, और ये नहीं, कभी कुछ डांटते नहीं और कभी कुछ तकलीफ परेशानी नहीं देते। ओके, तो ये छोटा सा किस्सा था जो एन फ्रैंक ने लिखा था। और हाँ, ये मतलब बुक भी आती है, अगर आप जाके परचेस करोगे, रीड करोगे तो, जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी है। ये तो अभी आप 10th में हो इसलिए आपको एक हल्का फुल्का किस्सा बता दिया है, और भी बहुत सी चीज़ें लिखी है एन फ्रैंक की डायरी में। और ये लेसन इतना ही है। हम इसका जो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट है वो, कितने सारे टैब्स ओपन है, हाँ, कि जो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट है और ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।